नमस्कार साथियों। मेरा नाम है ऋषिकेश कीर्तिकर और मैं शिक्षा सत्याग्रह के से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से कोरोना की जो महामारी है उससे संबंधित अलग अलग विषयों पे चर्चाएं कर रहे हैं। उनका उसका अलग अलग वर्गों पे क्या असर हुआ है उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर उसके कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर शिक्षा के ऊपर ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर हमने बात किया है, लाइव वीडियो शेयर किया है। तो उसी तरह हम आज एक नए विषय को लेके आपसे बात कर रहे हैं। नई तालीम का क्या महत्व है इस नई बदलती परिस्थितियों में। जैसे कि हमको पता है कि इस महामारी का असर अलग अलग हमारे स्वास्थ्य के ऊपर तो पड़ा ही, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर पड़ा है, उससे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी पड़ा है और उसी तरह शिक्षा के भी ऊपर पड़ा है। और ऐसे समय में शिक्षा को किस तरह से जारी रखा जा सकता है उसके ऊपर काफी चर्चाएं चल रही है। अ, अ, शिक्षा को इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए शिक्षा को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। और बट आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बेशक हमको शिक्षा को इससे कैसे उभारा जा सकता है वो तो महत्वपूर्ण है ही। बट क्या हम इस संकट के समय में शिक्षा को एक शिक्षा का क्या रोल हो सकता है इस संकट से उभरने के लिए, क्या हम उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। ये आज हम देखने वाले हैं। क्या शिक्षा का अपने आप में कोई भूमिका है। क्या इस समय में हमको कोई एक नई शिक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और और जिस नई नई शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उसको नई तालीम के नाम से जाना जाता है। और नई तालीम क्या है, नई तालीम का संबंध क्या है इस परिस्थिति में, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। और इसके साथ इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सुषमा शर्मा जी, जिन्हें हम सुषमा ताई के नाम से जानते हैं। और सुषमा ताई प्रिंसिपल है, प्राचार्य है आनंद निकेतन स्कूल की। आनंद निकेतन एक नई तालीम स्कूल है जो सेवाग्राम महाराष्ट्र में स्थित है। जो गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम है उसके बगल में स्थित है। उनकी ये प्राचार्य है। और साथ में है अद्वैत जी, जो इसी स्कूल में शिक्षक है और विज्ञान पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों को स्वागत करना चाहूंगा हमारे शिक्षा सत्याग्रह के मंच में। यहाँ पे आपका कीमती समय निकाल के आप हमारी चर्चा में आए हैं उसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो इससे पहले कि हम हमारे मुख्य मुद्दों पे आए, मैं सुषमा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम क्योंकि नई तालीम एक नया विषय है बहुत लोगों के लिए, काफी लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना है, नई तालीम क्या है। तो इससे पहले हम मुख्य मुद्दों पे आए, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को नई तालीम के बारे में बताएं, नई तालीम क्या है, और आनंद निकेतन के स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। आपकी बात तो ऋषिकेश सही है कि नई तालीम के बारे में आज लोग भूल गए हैं, पर यह एक इस तरह का ऐतिहासिक दर्शन है जिसके ऊपर हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पे काम हुआ है। 1937 के आसपास से लेकर करीब करीब 1955 तक, कोठारी कमीशन आने तक मुख्य रूप से ये मैं कहना चाहूंगी कि ये ऐसी शिक्षा है जो संपूर्ण मानव के विकास की बात तो करती ही है, पर उसके साथ साथ एक ऐसे समाज दर्शन के भी बारे में पूछती है जिसमें विषमता न हो, जिसमें अन्याय न हो, और जिसका व्यवहार एक अहिंसात्मक तरीके से और प्रेम पूर्वक चले। इसमें एक और बात, विशेषता इस बात की है कि इसमें जैसे मानवों के रिश्तों की बात है, उसी तरह से सृष्टि और मानव का रिश्ता भी ये अहिंसात्मक रहे और उस एक काफी उस प्रकृति का एक मानव हिस्सा है, इसलिए उस नम्रता के साथ प्रकृति के साथ जुड़ने की बात भी आती है। तो एक तरह से ये उसका मुख्य भार्ग है, ऐसा मैं कहूंगी। और इस विचार के आधार पे
गांधी जी का ये विचार दर्शन है जिसके आधार पे वो समाज की रचना करना चाहते थे। स्वतंत्रता जैसे हमें मिलने वाली थी, उस वक्त उन्होंने इस शिक्षा के दर्शन को प्रयोग तो कई सारे किए, पर इसको देश के सामने रखा और कोशिश की कि जैसे देश बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके साथ साथ उस अहिंसक और समता मूलक समाज के लिए उसी तरह की शिक्षा भी हो, और विकास का प्रारूप और शिक्षा का प्रारूप दोनों साथ साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले। तो ये मुख्य रूप से है दिल, दिमाग और शरीर तीनों की संतुलित और समन्वय साधने वाली शिक्षा। तो इसी सिलसिले में आनंद निकेतन के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं, और आनंद निकेतन में किस तरह के एक्टिविटीज होते हैं, थोड़ा सा। देखिए, आनंद निकेतन अभी जिस जगह पर है वो वही जगह है जहाँ पे गांधी जी द्वारा नई तालीम का जो प्रयोग शुरू हुआ था, और जिसे आशा देवी आर्य नायकम, EW आर्य नायकम और बहुत सारे लोगों ने उसे संजोया, बहुत सलीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसको बढ़ाया, विकसित किया। और सेवाग्राम ही नहीं तो देश के कई इलाके में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। ये प्रयोग 1974 में समाप्त हुआ। उसके बाद लंबे समय तक सेवाग्राम में नई तालीम के प्रचार प्रसार का तो काम हो रहा था, पर प्रत्यक्ष शिक्षा का काम बहुत कम हुआ। 2005 में अभी जो आनंद निकेतन की हम बात कर रहे हैं उसे पुनः स्थापित किया गया, और ये विद्यालय नए सिरे से एक आज एक कोई भी विद्यालय, सरकारी विद्यालय या किसी बोर्ड के तहत जो विद्यालय काम करते हैं, रजिस्टर्ड विद्यालय, उसके तहत नई तालीम किस तरह से आ सकती है, ये खोजबीन करने का भी काम आनंद निकेतन में हो रहा है। ये पहले का प्रयोग और इस प्रयोग में अभी जो चल रहा है इसमें का एक मूलभूत फर्क है, पर उसके बावजूद भी इसकी प्रेरणा नई तालीम ही है। और माना ये गया है कि अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड के साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर महाराष्ट्र बोर्ड के साथ और INSEAD 2005 जो कानूनन हमारे लिए एक आवश्यक प्रारूप है, फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के तहत हम नई तालीम को कितना ला सकते हैं, ये जानने की कोशिश आनंद निकेतन के माध्यम से हो। और दिल, दिमाग और शरीर तीनों के संतुलित विकास का प्रयास हम इस माध्यम से करते हैं। और क्राफ्ट है, यहाँ पे क्राफ्ट है खेती, जो हमारी अन्न की प्रमुख जरूरत पूरी करती है। उस पर प्रक्रिया जो होती है, जिसे हम रसोई घर कह सकते हैं, रसोई घर एक शिक्षा का बहुत बड़ा दायरा खोलती है, इसलिए ये भी आज के आनंद निकेतन का हिस्सा है। और उसके अलावा वस्त्र एक और हमारी जरूरत है। इस वस्त्र में कताई से लेकर सिलाई तक की अलग अलग प्रक्रियाएं ये शिक्षा का हिस्सा बनती है। उसके अलावा छोटे मोटे और भी चीजें, जैसे साइकिल चलाते हैं, चरखा चलाते हैं, ये यंत्र जो बच्चों के जीवन में होते हैं, इसके अराउंड भी शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है सब्जेक्ट नॉलेज के साथ। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी सर्वांगीण विकास का एक डेमोक्रेटिक स्कूलिंग, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे कहना चाहिए कि ये सारा विद्यालय चलने का तरीका और यहाँ के रिश्ते ये ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बने, इसकी भी कोशिश होती है। इसमें बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, मैनेजमेंट, इन सभी के साथ आपसी संवाद, तालमेल और उसमें से पार्टिसिपेटरी प्रोसेस उभर के आए, इसकी कोशिश आनंद निकेतन में होती है। तो मेरे ख्याल से नई तालीम में जो उत्पादक काम है वो एक अलग तरह का शिक्षा मैं समझता हूँ आपके वर्णन से, क्योंकि ये अलग अलग जो स्कूल है उसके ऊपर, उसमें सिर्फ किताबों के जरिए बहुत बार मुख्य वो फोकस रहता है। तो ये नई तालीम को अपने आप में अलग कहता है, वो अपने आप में एक अलग उसको विशेष बनाता है कि जो बच्चे और स्कूलों में नहीं करते, जैसे खेती का, ये खेती का काम हुआ, कुकिंग का काम,
तो मैं उसको काफी अलग समझता हूँ, जो नई तालीम का एक जो मेन पॉइंट जो उभर के आता है। तो अब हम हमारे मुख्य मुद्दों पे आते हैं कि आज की परिस्थिति जैसे काफी बदल गई है इस महामारी की वजह से। जो आर्थिक परिस्थिति है वो काफी बदल चुकी है, उसका असर सामाजिक स्थिति पे पड़ा है। कहा जाता है कि जो पलायन हुआ था लॉकडाउन के बाद, उसमें लगभग 2.3 करोड़ लोग शहरों से अपने गाँव में वापस गए थे। उसके वजह से काफी बेरोजगारी बढ़ी थी। जो बेरोजगारी का स्तर मार्च के दौरान 7-8% था, वो मई में बढ़ के 24% तक बेरोजगारी का स्तर बढ़ चुका था। काफी करोड़ों की तादाद में ये समस्या उभर के आई थी। और अभी भी हम महामारी से उभरे नहीं है, मतलब अभी भी रोज मरीजों की संख्या 14 से 15 हजार तक नए मरीज बढ़ रहे हैं। तो भविष्य में हम क्या स्थिति आने वाली है हमको अभी भी पता नहीं है, क्या समस्या आने वाली है हमको पता नहीं है। और इस बदलती सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति है, लोगों के जो उपजीविका आजीविका के साधन है वो जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में नई तालीम का क्या रेलेवेंस है, क्या संबंध है? और ये इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि गांधी जी ने जब नई तालीम की बात की थी वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के रूप में नहीं थी, उसका काफी जो अलग अलग पहलू है उसका असर बड़े लेवल पे सामाजिक स्तर पे क्या होने वाला था उसके ऊपर काफी विचार हुआ था। और नई तालीम जैसी शिक्षा गाँव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है उसके ऊपर भी काफी विचार हुआ था। तो आज भी हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल एक टर्म अभी आ गया है, उसकी बात करते हैं। तो ये काफी नई तालीम से जुड़ा है। तो आप इस बदलती परिस्थिति में नई तालीम का क्या महत्व समझती है? क्या आज की स्थिति में नई तालीम का महत्व ज्यादा बढ़ चुका है? और बढ़ चुका है तो वो उसका क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है इस परिस्थिति से जूझने के लिए, इस नए संकट जो आने वाला है उससे जूझने के लिए? क्या नई तालीम का क्या भूमिका हो सकती है नई तालीम? देखिए 2005 में जब हमने विद्यालय शुरू किया तो एक लंबा अरसा निकल गया था। उसी वक्त हमें ये महसूस हुआ कि शायद गांधी जी के वक्त सामान्य लोगों को नई तालीम जितनी आवश्यक नहीं लगी होगी उतनी ज्यादा रिलेवेंट वो 2005 में बनी थी, या उन दिनों में वो आवश्यक लगी थी। वजह यही है कि इस पूरे दौरान में हमने जिस तरह के एक विकास का प्रारूप स्वीकारा है, एक कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, इस उपभोगवादी रचना में हम ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें तो हम खुश रह सकते हैं। ये एक अंडरलाइन सोच है। ये सोच हमारे लिए व्यवस्थाएं केंद्रीभूत करने के लिए काफी मदद करती है, स्पर्धात्मकता बढ़ाती है, उसके साथ साथ प्रकृति के साथ का हमारा रिश्ता जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव बनाती है। इसका बहुत बुरा असर हमें पर्यावरण पे तो दिखता है, पर जो सामाजिक विषमताएं निर्माण होती है वो विषमताएं हमें बढ़ती ही जाते हुए दिख रही हैं। इन संदर्भों में अगर हम देखते हैं तो नई तालीम जो हमारे रिश्तों में सहयोग की बात करती है, हमारे रिश्तों में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, जिसमें फ्रीडम की बात, निर्भयता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं। तो ये आएंगे कैसे मूल्य? जिस इन मूल्यों को प्रत्यक्ष में अगर लाना है तो लोगों को ये प्रजातंत्र अपना है ऐसे हर व्यक्ति को लगना चाहिए, तभी वो सच्चा प्रजातंत्र हो सकता है। आज के वक्त में संपत्ति जिस तरह से कुछ लोगों के हाथ में, अधिकार कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें अलग तरह के विकास का प्रारूप ढूंढने की जरूरत है। उसी तरह से जो पर्यावरणीय हादसे जिसको लगातार जिसका सामना हम कर रहे हैं, और अगर आप साइंटिस्ट लोगों से ये जानकारी लेते हैं तो हमें दिखता है कि ये हादसे बढ़ने ही वाले हैं। यानी आप
सूखे की, हमें फ्लड्स की जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो ये लगातार बढ़ रही है। ये देखते हैं उसके अलावा प्रदूषण के कई सारे गंभीर सवालों से हमारा जीवन ही नहीं तो पूरे प्राणी जगत का, पूरे वनस्पति जगत का, पूरे यानी अन्य जीवों के लिए बहुत ही हमने स्पीशीज, वहां की डाइवर्सिटी, सबके लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिससे हमारे ही एक जीवन को हमने अस्थिर बनाया है, अशाश्वत बना रखा है। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षा का नया प्रारूप, विकास का नया प्रारूप ये ढूंढने की सख्त जरूरत है। जहां तक आज की बात आप कर रहे हो, कोरोना की बात जो कर रहे हो, ये उसका एक, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई समस्या का ऊपर का आइसबर्ग जो है वो दिखता है, उसी तरह से ये बहुत ज्यादा केंद्रीभूत जब व्यवस्थाएं होती है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग एक जगह पे आते हैं, तो इस तरह की इंटरफियरेंस से ये जो बीमारियां फैलती है, बढ़ती हैं। इससे जिस तरह से हमने एक, जिसे हम कहें व्यवस्था की बेरहमी का इतना विकृत और विभिन्न स्वरूप हमने देखा है कि जिसमें मानव का मानवपन खत्म हो गया। बच्चों को जिस हालात से गुजरना पड़ा, गरीबों को जिस हालात से गुजरना पड़ा, और उनके रोजगार के साधन हमने यानी खत्म हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं। तो किस पर इसका असर होता है? कुछ लोग तो इस छुट्टी के दौरान किस किस तरह की चीजें खाएं इसका सोच रहे थे इंटरनेट के आधार पे। तो कुछ लोग रोटियों के लिए, उनके जिन हालातों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, इतनी भीषणता, इतनी विषमता, इतनी दरी, अगर इन सारे चीजों के आधार पे हमें नई व्यवस्थाओं की खोज के बारे में जरूरत ना लगे, तो फिर और कौन सा वक्त हो सकता है, ये मेरे मन में प्रश्न आता है। ये देखते हुए मुझे ऐसे लगता है दिस इज राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि नई तालीम जिस दर्शन के आधार पे है, जिसमें लोगों को स्थानीय जगह पे एक स्वायत्त रचनाएं, सामाजिक रचनाएं, आर्थिक रचनाएं, जीविका, ये सारी अगर उपलब्ध हो सकती है और वहां एक अच्छा समृद्ध सामाजिक जीवन विकसित हो सकता है, तो लोगों को दूर दूर तक रोजगार के लिए भटकते हुए जाना नहीं पड़ेगा। इसमें एक और बात इसके लिए जो बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ गांधी विचार को लेकर एक रिपल्शन सा मुझे दिखता है, वो है हमारे गांव की जाति व्यवस्था। मैं इसे मानती हूँ कि एक लंबा समय गुजर चुका है, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, और अगर हम चाहते हैं तो ये जाति व्यवस्था के जो व्रण हमारे साथ है, जिस कारण से हम मानते हैं कि ये व्यवस्थाएं ज्यादा ऑपरेसिव बन सकती हैं, विकेंद्रित व्यवस्थाएं, और जो हमारी एक परंपरागत रचनाएं हैं, सामंतवादी रचनाएं, ये मजबूत होगी, ऐसा जो हमें डर लगता है। तो मुझे लगता है ऐसे वक्त में अगर हमारी व्यवस्थाएं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर ठीक तरह से काम करें और हम ठीक तरह से सोचने लगे, तो नई व्यवस्थाएं हम खड़ी कर सकते हैं जो मानव केंद्री होगी, जो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो हम केवल बड़े मशीनों के साथ सबको रोजगार नहीं दे सकते। तो हमें लोगों के हाथ को सही माने में उन्हें शिक्षित बनाए, कुशल बनाए तथा रोजगार के अवकाश निर्माण करें, इस तरह के मशीनों की और व्यवस्थाओं की खोज करनी पड़ेगी। और अगर हम ये करते हैं और उसके लिए जो आवश्यक शिक्षा है वो भी विकेंद्रित रूप से निर्माण करते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम बेहतर तरीके की व्यवस्था ला सकते हैं। और ये सोच के लिए अभी हमें तैयार होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो उसके परिणाम के लिए भी हमें शायद तैयार होना पड़ेगा, और फिर समय ही हमें अलग तरह की खोज करने के लिए मजबूर करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अद्वैत जी, आपको इसके संबंध में कुछ जोड़ना आप पसंद करेंगे? आपका आवाज नहीं आ रहा अद्वैत जी। ऋषिकेश, आपने अपने सवाल में आत्मनिर्भरता की बात
कही है जो आजकल बहुत सुनाई देता है, ये शब्द। जितना कि मैंने पढ़ा है आजकल में, इस आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं रखी जाती है। जब से हमने ये पिछले 2-3 हफ्ते से आत्मनिर्भरता के बारे में समझा है, और ये मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती है कि आत्मनिर्भरता को हम ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये समस्या मुझे इसलिए लगती है कि इस संकल्पना को बहुत ही सिम्टोमेटिकली समझा जा रहा है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोकेलिटी में हम रोजगार निर्माण करने का काम करें, या अगर अनाज नहीं मिल रहा है, अगर कोई और साधन नहीं मिल रहे, तो हम अपने समाज में या अपने लोकेलिटी में उन साधनों को निर्माण करने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये एक शैलो अंडरस्टैंडिंग है आत्मनिर्भरता की। मुझे लगता है जो स्वराज की संकल्पना है वो काफी गहरी है, और उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक नहीं है, वो एक सोर्स से आती है। और मुझे लगता है नई तालीम उसी का एक आयाम है, या फिर स्वराज को साधने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोकल फॉर लोकल, ये जो नए फैड्स आ रहे हैं, वो मुझे डर लगता है कि वो फैड ही बन के रहेंगे और उसको लोग ठीक से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे इलाके में रोजगार निर्माण करके उससे किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। मुझे लगता है अभी जरूरत यह है कि हम समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करें। हम हमारी समाज में हमारी क्या भूमिका है, ये खुद हम चिंतन करने का विचार है, और समाज को हमारी क्या जरूरत है उसे भी देखने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये रिश्ते बनाना, ये नाते बनाना, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये शायद आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है, लेकिन इस पे बात होती नहीं है। तो मुझे लगता है इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए। और आत्मनिर्भरता के बारे में भी बात कंजम्पशन रिलेटेड होती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बात होनी चाहिए कि कंजम्पशन को रेड्यूस कैसे करें। हमें सिर्फ साधन को निर्माण करके बेचना नहीं है, हमें साधनों का उपयोग भी कम करते आना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें उस पे भी सोचना चाहिए कि ऊर्जा का कम इस्तेमाल कैसे करें। बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं बच्चों के बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं जिससे हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हम ऊर्जा को कैसे कम करें, हम साधनों का उपयोग कैसे कम करें। हम अगर हमारे कपड़े हैं थोड़े से फटे हुए हैं, तो नए कपड़े बिना खरीदे हम उन कपड़ों का रिपेयर कैसे करें। मुझे लगता है इन चीजों पे भी बात होनी चाहिए, तब हम स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। और सिर्फ हम ये एक आत्मनिर्भरता को एक फैड की तरह नहीं देखते हुए, हम समाज को समझ के उसको आगे बढ़ाने की बात करें। तो मुझे लगता है नई तालीम वो करने की कोशिश करता है। धन्यवाद अद्वैत जी। तो हमको काफी पता है नई तालीम किस तरह से इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, पर मैं सोचता हूँ कि अगर हमको इसमें सच में इसको जमीन पे उतारना है तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आनंद निकेतन जैसे स्कूल भी, या फिर संस्था, या फिर सरकारी, हमको कहाँ से शुरुआत करने की जरूरत है कि ये सब विचार जमीन पे उतर के आ सकते हैं। हम किस तरह से आप इसको देखते हैं। मतलब सुषमा जी, आप भी, या फिर सुषमा जी आपका आवाज शायद। इस बारे में मुझे ऐसे लगता है कि विद्यालयों को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आनंद निकेतन को स्वयं एक प्रयोगशील विद्यालय होने के कारण इसमें हम खोजबीन कर ही रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि
आज के वक्त में अगर हम कहा जाए तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में कुछ काम, जीवन तो चल रहा है, रुका हुआ है जीवन, उसके बाहरी जीवन तो भी कुछ जीवन का हिस्सा चल रहा है। उदाहरण के लिए रसोई घर और घर में रहने वाले लोग, ये इससे संबंधित कई सारे शिक्षा के, जैसे अभी रिश्तों की बात अद्वैत ने कही है, तो घर में हमारा परिवार ये सामाजिक पूरे रिश्तों का एक सबसे छोटा यूनिट है, जो प्रयोग जहां पर हो सकते हैं, समता के प्रयोग हो सकते हैं, रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने के छोटे पैमाने पे, यानी कम लोग हैं तो ज्यादा बारीकियों से हम हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को देख सकते हैं, परख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। ये सारा परिवार में हम कर सकते हैं। उसके अलावा हर घर में रसोई घर है, खान पान हो रहा है, इससे संबंधित कई प्रयोग किए जा सकते हैं। हर घर में छोटा सा एक खुला स्पेस होता है, इसमें किचन गार्डन हो सकता है, छोटे छोटे कई तरह के प्रयोग वहां हो सकते हैं। कचरे के बारे में एक समझ बन सकती है, जिसकी बात अभी अद्वैत ने कही कि हमें हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं, इसके बीच का भेद समझने की प्रक्रिया, इसलिए कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सही पर्सपेक्टिव हो तो हमारे खुद के जीवन की तरफ हम थोड़ा समझबूझ के साथ इन चीजों को देख सकते हैं। रही बात आप इसमें का कितना हिस्सा कर पाए, अब के वक्त में इंटरनेट के द्वारा ये सारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसमें एक बहुत सीमा है कि हम इसके द्वारा शिक्षा कितनी दे सके। पर अगर हमें समझबूझ है तो इसका सीमित माने में निश्चित रूप से उपयोग हो सकता है, अगर दृष्टि रखकर इसका उपयोग किया जाए तो, और फिर बच्चे खुद अपने जीवन में ये प्रयोग करते हुए सीख सकते हैं। तो इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं, ऐसे भी मानने की जरूरत नहीं है। जहां संभव है उसका सृजनात्मक तरीके से हम जरूर उपयोग करें, पर उसका उपयोग हो इसके लिए कि हम हमारे जीवन को अलग ढंग से ढाल सके और अपने जीवन को एक दूसरे के सामने पेश करके हम सीख सके। अंतिमतः हमें हमारा जीवन, हमारा निजीगत जीवन और हमारा सामाजिक जीवन, हम जहां हैं वहां बदलना है, ये प्रमुख है। तो इस बात का अगर एहसास रखते हैं तो आज के वक्त में नई तालीम के बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें मुझे कुछ दिक्कतें भी लग रही हैं। दिक्कतें हमारे सोच में है आज के वक्त में, क्योंकि एक बार दृष्टि बदलती है, हमारा वर्ल्ड विजन बदलता है, तो हमें जो हमारी मर्यादाएं लगती है उनमें हमें संभावनाएं खुलती हुई दिखी। तो अलग सोच अगर है, अलग दृष्टि है, तो हमें बहुत सारी संभावनाएं दिखेगी। हाँ, उन संभावनाओं के लिए हमें हमारी दृष्टि को बदलना ये जरूरी है। आज ये दृष्टि पर काम करना ये सामान्य लोगों में सभी लोगों को ये आवश्यक है। हम उस कोशिश में लगे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में, चूंकि हमारे छोटा विद्यालय और नेबरहुड विद्यालय है, ऐसा हमने शुरू से उस तरह का विद्यालय रखा है, तो हमारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। कम संख्या में हम बच्चों को बुलाकर लाइब्रेरी प्रोग्राम चला सकते हैं। हम उनके लिए किचन गार्डन का प्रारूप विकसित करते हुए उन्हें उस तरह का काम कैसे करें ये बता सकते हैं। छोटे छोटे एक्टिविटीज के माध्यम से घर के भीतर क्या चीजें की जा सकती है ये बता सकते हैं। ये चीजें हो रही हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अगर समय मिले तो इसमें हम और कुछ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नया हमारे लिए भी, ये हादसा नया है, इसीलिए हम भी इस कोशिश में हैं कि नई तालीम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए घर घर में। निश्चित रूप से इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये हो सकता है, पर शिक्षक और बच्चे इनका एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और मैं केवल शिक्षक और बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये मानती हूँ कि समाज में जो प्रौढ़ है, परिवार में जो प्रौढ़ है, इनकी भी दृष्टि अगर बदल जाती है तो वो हर कोई अपने बस्ती के बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बकायदा हम सोचें कि हमें शिक्षा केवल स्कूल के भीतर
और एक परीक्षा पद्धति में फंसी हुई नहीं है, वो खुली है, जीवन से जुड़ी है और हर कोई इसमें योगदान दे सकता है। और ये सब सीखने की चीजें होती हैं, इनके द्वारा हम कई तरह के एकेडमिक लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। ये बेशक महत्वपूर्ण विचार है, बट क्या हम इसको व्यवस्था के लेवल पे अगर हमको स्प्रेड करना है इन विचारों को, तो मतलब वो किस तरह से आता है कि बहुत और ज्यादा स्कूल इस तरह के प्रयोग करें और मे बी उसके लिए एक नया करिकुलम की कल्पना करने की जरूरत है, तो तो वो किस तरह से आ सकता है कि वो सिस्टम का ही भाग हो, मतलब ना कि वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हो, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया लोग स्कूल्स के ऊपर या फिर बच्चों के ऊपर, तो शायद उतना सिस्टमेटिकली वो बड़े स्तर पे ना आ सके, ऐसा मेरा विचार है, वो स्प्रेड ना हो सके। तो हम उसको सिस्टम में कैसे ला सकते हैं? और हाँ, आपकी बात सही है। अभी तो हमने जो बात की कि ऐसे संकट के समय में आप क्या कर रहे हैं, हम बड़ा परिवर्तन के बारे में जब हम बोलते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत सिस्टमैटिक कोशिश करने की आवश्यकता होगी। रैंडमली शिक्षा में मूलभूत बदलाव हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं है, पर उसके लिए जैसा मैंने कहा कि समाज में भी कोई अगर बदलाव एक स्थायी स्वरूप का होना है तो हमें हमारे जीवन दर्शन में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जैसे कि अभी बात हुई है कि हम अगर ये मानते हैं कि हमें रिश्तों में बदलाव करने हैं, हमें अलग तरह के हो जाए, तो हमारा करिकुलम उस तरह से बनता है। हमें जीवन से शिक्षा अगर चाहिए तो जीवन हमारे शिक्षा के केंद्र में आता है। क्या हो सकता है, तो आज का मैं से मानती हूँ कि नई तालीम का अपना जो करिकुलम है उसको विकसित तो किया निश्चित रूप से जा सकता है, पर बिल्कुल आज के एनसीएफ 2005 के फ्रेम में भी अगर हम हैंडीक्राफ्ट और जीवनोपयोगी काम ये अगर केंद्र में लाते हैं, समाज को केंद्र में लाते हैं, प्रकृति को केंद्र में लाते हैं, तो इन तीनों चीजों को जोड़कर हम हमारा करिकुलम बना सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, 60% 70% अगर ग्रामीण क्षेत्र या जहाँ पे जमीन के साथ लोगों का रिश्ता है ऐसा है, तो निश्चित रूप से जहाँ घर के पास में किचन गार्डन करने की संभावना हो या स्कूल के पास थोड़ी जमीन हो या किसान गांव के हो जो खेती करने वाले हैं, यानी इस अन्न निर्मित की प्रक्रिया से बहुत बड़ा करिकुलम का हिस्सा हम कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें एक हमारे जरूरत के अराउंड हमें करिकुलम का यानी भाषा शिक्षा, गणित शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, हर तरह के सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में हमारी एक करिकुलम को फ्रेम करने की बात हो सकती है। उसी तरह से मैं इसे मानती हूँ कि दूसरा क्षेत्र हमारा खान पान का है, जो कि बहुत जरूरत है, अन्न की जरूरत के रूप में प्रक्रिया जिसमें हम करते हैं, वो भी रसोई घर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें जेंडर इशू से लेकर सारा प्रोपोर्शंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसमें से आराम से, कंडक्टिविटी, फिजिक्स का कितना हिस्सा इसमें कवर हो सकता है। तो ये संभव है। रिश्तों की बात यहाँ हो सकती है, कोऑपरेशन की बात हो सकती है, मैनेजमेंट की बात हो सकती है, सफाई जैसे काम जो इन सारे चीजों में जुड़े हुए हैं, एक सोशल सामाजिक दरिया, ये खाइयां किस तरह से बनती है, इसको कैसे सांधा जा सकता है, क्या दिक्कतें हो रही हैं आज समाज में, यानी यू स्टार्ट फ्रॉम लोकली बट यू कैन टच ग्लोबल इश्यूज, दिस कैन बी द एंट्री पॉइंट। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संभव है। अब शहरों की बात आई तो शहरों में भी जीवन तो चल ही रहा है, बस्तियां हैं, कचरा ढेर सारा है, हर घर में खान पान की चीजें हो रही है, करने को बहुत है, इच्छा है तो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अद्वैत जोड़ सकता है, वो शहरों से आया है, वो शहर से इस सोच के साथ यहाँ आया है, तो वो निश्चित रूप से इसमें और शहरों के हिसाब से भी जोड़ सकता है। हाँ अद्वैत, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आपका वॉइस म्यूट है शायद। जी,
मुझे ऐसा लगता है कि नई तालीम शिक्षण पद्धति को आजमाने के लिए अभी से ज्यादा अनुकूल परिस्थिति शायद ही पहले कभी थी। सारे बच्चे अपने घर पे हैं, अपने गाँव में हैं। लिए इससे अच्छी परिस्थिति नहीं हो सकती, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना। नई तालीम आग की तरह सब जगह नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है उसके पीछे कारण है। उस नई तालीम सिस्टमेटिक बढ़ाने के लिए संभवतः, जैसे सुषमा ताई ने इतने अच्छे से उदाहरण दिए, वैसे संभव बहुत कुछ है, लेकिन उसके पीछे एक तरह की पॉलिटिकल विल, एक तरह की आकांक्षाएं, नागरिकों की क्या आकांक्षाएं है, उसको समझ के नई तालीम को आगे ले जाना, ये एक कठिन काम है। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि किसी भी स्कूल में, भले ही वो गांव की सरकारी स्कूल हो या किसी शहर की बड़ी इंटरनेशनल स्कूल हो, ऐसे शिक्षक रहते हैं जो बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों को समझ के उनको उनके संदर्भ में शिक्षण देने की अभी भी कोशिश करते हैं। हमारे स्कूल के कुछ शिक्षक बहुत सारे बच्चों के घर जाके उनको कहानियों की किताबें दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अन्न निकेतन में नहीं होता है, ये बहुत सारे स्कूल में होता है, भले ही वो सरकारी स्कूल हो, भले ही उसको नई तालीम का नाम नहीं दिया हो, लेकिन नई तालीम जैसे शिक्षक, नई तालीम जिस तरह के शिक्षक चाहता है, वैसे शिक्षक बहुत जगहों पे है। मुझे लगता है कि जरूरत है उन शिक्षकों को सपोर्ट करने की, उन शिक्षकों को एक तरह का मॉरल सपोर्ट देने की और एक तरह का ग्रुप बनाने की, जहाँ पे उनको लगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही में उसका मूल्य है। और तो मुझे लगता है कि सिस्टमैटिकली अगर हमें आगे बढ़ाना हो तो मैं कहूँगा कि वो शिक्षकों से शुरू होगा। और भले ही उन्होंने नई तालीम के बारे में सुना नहीं हो, लेकिन ऐसे शिक्षक है जो नई तालीम के मूल्य रख के अपना काम करते हैं। ऐसे शिक्षकों को सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है, और तब मुझे लगता है कि कोने कोने पे नई तालीम का काम आगे बढ़ेगा। भले ही वो नई तालीम के नाम से जाना नहीं जाएगा, लेकिन वो काम नई तालीम के मूल्यों पे ही आधारित होगा। तो ठीक है, अभी हाँ, ऋषिकेश, इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे केसेस या काम के बारे में जाना कि जिसमें शहरों में बहुत बड़े पैमाने पे सब्जियां उगाने का, जितनी भी फ्री स्पेसेस है उन स्पेसेस को ज्यादा किस तरह से ग्रीनरी वहां पे विकसित की जा सकती है, जरूरतें पूरी हो सके, इस तरह के प्रयोग वर्टिकल गार्डनिंग के किए जा सकते हैं। ये आवश्यकताएं हैं, ये समझने की आवश्यकता है कि हम जानकार उपभोक्ता बने। हम जो भी चीज खरीद रहे हैं उसका किस पर क्या परिणाम हो रहा है, इस बात की समझ शहरों में भी लोगों को बढ़े। इससे गांव और शहर, इनके बीच के रिश्ते समझे अलग तरह से बन सकते हैं। एक और बात मुझे जोड़ना अच्छा लगेगा कि शायद नई तालीम को जिस पर काफी, या इस प्रारूप को लेकर जो काम करना चाहते हैं, ये कुछ चीजें ऐसे नट्स एंड बोल्ट्स में छोटे छोटे प्रयोग करके करनी पड़े। उदाहरण के लिए अगर कहें तो शरबत बनाना है गर्मी में, तो ये शरबत बनाना, ये एक्टिविटी किस तरह से शिक्षा का एक अवकाश प्रदान करती है। छोटी सी चीज, भिंडी लगाना ये अपने आप में कितनी तरह, बाग में या 3-4 सब्जियां लगानी हो और इनको बड़ा करना हो, तो ये 3-4 महीने में कितनी ज्यादा संभावनाएं सीखने की हो सकती है। उसको किस तरह से छोटे छोटे एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे हो सकते हैं, इसमें से कौन सी और संकल्पनाओं को संबोध इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, क्या क्या वनस्पति शास्त्र की चीजें हो सकती हैं। ऐसे उत्पादक काम के साथ भी इतनी बारीकी से काम होगा। उसी तरह से समाज में जाके भी क्या होगा,
सर्वे कैसे किए जाएंगे, इसके भी छोटे छोटे प्रारूप हमें बनाने पड़ेंगे। सर्वे इस बच्चे कर सकते हैं, केस स्टडीज कर सकते हैं। तो उम्र के साथ ऐसे जो तरह तरह की चीजें करेंगे बच्चे, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स अगर टीचर्स को मिलते हैं और टीचर्स को ये हम विश्वास दिला सकते हैं कि ये संभव है, और ये हम माने कि शिक्षा के पूरे प्रक्रिया में विद्यालय के साथ और भी लोग जुड़े, गांव के लोग जुड़े, शहरों के लोग जुड़े, और उस शिक्षक तो कोऑर्डिनेटर होता है, उस शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष में लाने में हर चीज उसी ने सिखानी है ऐसा जरूरी नहीं है। तो दृष्टि अगर है तो कईयों की मदद से इसे बेहतर से बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। उसके छोटे छोटे रूप बनाने पड़ेंगे। वो काम नई तालीम जैसे काम करने वाले प्रयोगशील शिक्षक तथा विद्यालयों को करना पड़ेगा, ताकि वो अप्रोचेबल है और आसान है, और उसमें एक मजा है, सृजन का मजा है, और उसमें एक सार्थकता है। ऐसे अनुभूति हर किसी को मिले, ये जरूरी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की शिक्षा काफी विकेंद्रित होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, क्योंकि आज हमारे पास जो करिकुलम है वो सब स्कूलों में एक स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो होता है, बट जब हम इन सब एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, इन एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सब जगह एक जैसी नहीं हो सकती। हमको अब हमारे संदर्भ के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा। तो क्या आप ये समझते कि नई तालीम की शिक्षा काफी विकेंद्रित होगी, जहाँ पे स्कूल्स या फिर समुदाय अपने हिसाब से देखेंगे शिक्षा को, जरूरत के हिसाब से उसको ढाल पाएंगे? क्या उस तरह से आप संकल्पना करती है नई तालीम? अद्वैत बोलना चाहोगे? वॉइस म्यूट है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि नई तालीम की यही एक महत्वपूर्ण गुण है कि अपने संदर्भ में शिक्षण को कैसे देख सकते हैं, और अपने संदर्भ से लेके शिक्षण लोकल टू ग्लोबल कैसे पहुंचा सकते हैं, ये नई तालीम के लिए बहुत जरूरी है। तो विकेंद्रित शिक्षण पद्धति ये तो बहुत ही जरूरी इसमें बात होगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आनंद निकेतन पे आते हैं कि फिलहाल क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स चालू है हमको, तो उस संदर्भ में हम आनंद निकेतन फिलहाल किस तरह से नई तालीम की शिक्षा जारी रख रहा है, इस जो लिमिटेशंस आ गई है उससे कैसे इसका फिलहाल आनंद निकेतन ने क्या सॉल्यूशन निकाला है? आप अद्वैत जी, आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जैसे सुषमा ताई ने कहा कि ये एक हम भी इसको पहली बार अनुभव रहे हैं, तो हम भी सीखने की कोशिश करें कि हम कैसे ये सारे जो मर्यादा है उसको समझ में, उसको ध्यान में रख के शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें जितनी अभी तक समझ आई है, हमें लगता है कि कोरोना को, इस वायरस को ठीक से समझने की, साइंटिफिकली समझने की जरूरत है, और इसका इन्फेक्शन रेट और इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी किस तरह से कम कर सकते हैं, और बच्चों के साथ शिक्षण की आगे तो हम भी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग क्या शक्ति है, और हम उस शक्ति का कैसे उपयोग कर सकते हैं, और क्या हम बच्चों को स्कूल में बुला के फिजिकल डिस्टेंस रख के हम क्या उनके साथ क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे हम खेती कर सकते हैं, अभी शिक्षक सारे खेती, वस्त्रकला में जुटे हुए हैं। आवाज कट हो रहा है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अद्वैत जी ओके वापस आ रहे हैं।
कि अद्वैत जब हेलो। तक आते हैं। हेलो। मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, मैं हाँ, अगर जवाब दे सके तो मैं थोड़ा। थोड़ा आगे ले चलते हैं। अद्वैत बोल पा रहे हो? आगे ले चलते हैं तब तक। ठीक है। ऋषिकेश, आप शेयर कर सकते हैं सुषमा दी की फिलहाल आनंद निकेतन के क्या एक्टिविटीज रही है इस, या फिर क्या बदलाव लाते हैं। जैसे अद्वैत ने कहा कि हम कोशिश में है कि इसे हम समझें। देखिए, हमने इंटरनेट का भी कुछ हद तक इस्तेमाल किया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए आदि, पर हमें ये ध्यान में आया कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसकी बहुत सीमाएं हैं। पर इसको करते समय भी हमने क्या किया, ये इम्पोर्टेंट है कि जहां तक हम, ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर कुछ हद तक भी कर सकते हैं तो उसे बिल्कुल ही ना करें, सब तक जो पहुंच सकता है उतना ही करें। तो हमने दोनों चीजों को समझने की कोशिश की। जैसे हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम घर घर में जाके हो सकता है, हम जा सकते हैं। उसी तरह से कुछ बच्चे टर्न बाय टर्न हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम उनके साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसी तरह से हमने अभिभावकों के साथ घर में रहकर क्या किया जा सकता है, इसके बारे में छोटी क्लिपिंग्स बनाई, उनसे बातचीत की, और बच्चों के साथ भी कुछ कुछ ऐसे अलग ढंग से अगल बगल के माहौल को वो समझ सके। और ऐसा नहीं कि हम केवल पाठ्य पुस्तक से केंद्रित हो, पर ये जो हो रहा है इसका बच्चों के जीवन पे क्या हादसा हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या देख पा रहे हैं, उसे कैसे समझेंगे। इस तरह की एक संवाद की प्रक्रिया बड़े उम्र के बच्चों के साथ चला। और एक तरह से मुझे लगता है कि जो हमें संभव था इंटरनेट के साथ, उसे भी हमने बच्चों के उपयोग में लाते हुए बच्चों के अगल बगल के और दुनिया में जो चल रहा था, देश में चल रहा था, उसके बारे में सेंसिटाइज हो बच्चे, इस तरह की कोशिश की। ये नहीं कि हम किताबों की शिक्षा करते रहे, पर इसकी मर्यादाएं भी हम समझते हैं, क्योंकि कितने पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है। इन बच्चों के साथ फोन से संपर्क हमने यानी किया है, उनके साथ जुड़े रहे। पेरेंट्स के साथ हम बातचीत करते हुए क्या क्या किया जा सकता है, इसकी बात की है। उसके अलावा अभी हम घरों में जो चीजें हो सकती है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसके लिए हम पेरेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए पर्टिकुलरली एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनके ओरिएंटेशंस रखेंगे, और किस तरह की शिक्षा की प्रक्रियाएं, एक्टिविटीज घर में रहकर बच्चे कर सकते हैं, इसके बारे में, इसी नई तालीम की समझ के साथ उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ताकि एक शिक्षा का नया दर्शन खड़ा हो और हर कोई इसमें योगदान दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में इसका एक एहसास लोगों में बने, इसकी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अवकाश जो अध्यापकों को मिला, ये शिक्षक के बनने की प्रक्रिया, रिफ्रेशर्स के लिए, अलग अलग तरह की एक क्षमताएं बढ़ाने के लिए इंटरनेट का उपयोग संभव था, और उसको हमने बहुत बड़े पैमाने पे करने की कोशिश की। तो कुछ चीजें शिक्षक के साथ करने की संभावना है, बच्चों के साथ मर्यादा में, बच्चों के साथ और चीजें, छोटे बच्चों के लिए तो मोबाइल के साथ का उनका संपर्क बहुत ही मिनिमम रहने की जरूरत है। पर अगर दृष्टि के साथ पेरेंट्स को ओरिएंट किया हो तो वो घरों में चीजें की जा सकती है। उतना सीमित एक संवाद इंटरनेट के माध्यम से हमने किया है, क्योंकि हमें संभव था। पर ये भी संभव नहीं है, हम जानते हैं। इसके लिए अलग प्रारूप बनाने पड़ेंगे, जो अभी हम घर के लिए दे रहे हैं। छोटी जगह में तो लोग इकट्ठा आ सकते हैं, इतनी डरने की भी बात नहीं है, ये हम देख रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भयग्रस्त भी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, कहाँ बढ़ रहा है, ये हम जानते हैं। तो जो बंबई में हो रहा है वो सेवाग्राम में नहीं हो रहा है, तो बंबई में जितना भय है उतना भय हमें रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें ख्याल रखना चाहिए, ये बात सही है, हम पूरा ख्याल रखें, पर निर्भयता के साथ हम परिस्थिति को समझें और उसमें अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करें। और भी रिमोट जगह जाते हैं तो वहां तो बहुत ही सामान्य जीवन चल रहा है, इसीलिए शहरों में जो हो रहा है उससे भयभीत होकर सारा जीवन स्तब्ध कर दे, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं लगती।
उसका जरूरत के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से अलग अप्रोच रखने की जरूरत है। और सामान्य जीवन और सामान्य फेस टू फेस शिक्षा, जीवन से जुड़ी शिक्षा हो सकती है, पर वहां अध्यापक कैसे जाए जो शहर में है, ऐसे भी सवाल है। इसीलिए अगर हम ये नजरिया बदलते हैं कि जितने भी प्रौढ़ हैं, जो जीवन चल रहा है, इसको ठीक तरह से अगर हम समझ बनाकर काम कर सके, तो केवल विद्यालय में शिक्षा नहीं होती है, दृष्टि रखें तो घरों में, समाज में, प्रकृति में ये शिक्षा संभव है। अद्वैत आगे हैं तो वो आप कुछ जोड़ना कह रहे चाहते थे हैं? फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, म्यूट है शायद। मुझे लगता है कि जो सुषमा ताई ने कहा वही बात मैं भी कहना चाहता था। मुझे और कुछ जोड़ना नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस समय में सेल्फ लर्निंग की बहुत ज़रूरत मुझे महसूस होती है, क्योंकि आप अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, वो अपना कांटेक्ट शिक्षकों के साथ नहीं रख सकते, तो ऐसे समय में बच्चा खुद ही सीखे, इसकी आज के समय में ज़्यादा मुझे ज़रूरत महसूस है। तो वो नई तालीम में किस तरह से संभव है, आपको लगता है कि हम बच्चों को ही बनाएं, लेस डिपेंडेंट बनाएं शिक्षक पर, और वो खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद की शिक्षा खुद से करने के लिए? तो वो इसके ऊपर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? अद्वैत जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि आप इसके ऊपर काफी काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग पे अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कोरोना और उसके वजह से जो भी हम देख रहे हैं, जो भी मर्यादा आई है दुनिया में, मुझे लगता है उसके वजह से बहुत सारी विषमताएं बढ़ी है। और एक विषमता ये बढ़ी है शिक्षा के स्तर पे कि जो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, पहले भी बच्चे थे जो खुद से पढ़ सकते थे, अभी भी बच्चे हैं जो खुद से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं या जो मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करके खुद, वो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। और जिन बच्चों के पास सीखने की मर्यादा है या इंटरनेट की मर्यादा है या मोबाइल फोन की मर्यादा है, वो उतनी ही तेजी से पीछे पड़ रहे हैं। तो ये समझना मुझे लगता है जरूरी है, और हमें ही नहीं, ये बच्चों को भी समझना जरूरी है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बच्चों को भयभीत करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे का अपना रिदम होता है पढ़ने का, सीखने का। उस रिदम को शिक्षक जानते हैं, तो उस रिदम के हिसाब से शिक्षक बच्चे को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बात हम भी आनंद निकेतन में करने की कोशिश करें कि अब जब भी क्लासेस लगे, तब हम सिर्फ पाठ्यक्रम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाने के अलावा हम ये भी उनको सिखाएं कि सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग कैसे हो सकती है, सेल्फ सेंटर्ड लर्निंग कैसे हो सकती है। तो उसके भी कुछ टूल्स, टेक्निक्स हम शिक्षकों को सीखने चाहिए, जिससे हम ये बच्चों को सिखा पाए और हम देख पाए कि हम हमारे बच्चों में से कौन सेल्फ प्रोपेल्ड लर्निंग कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, उनकी क्या मर्यादा है जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है हम भी ये चिंतन करके समझ गए हैं कि जो शिक्षा का तरीका है, जो शिक्षण का तरीका है, उसमें सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग ये बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए, बल्कि ये पहले से ही होना चाहिए। बट अभी के परिस्थिति में हम इसको और प्रखरता से जान गए हैं, और उसके लिए हम अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं कि जब भी बच्चे आए हम उनको इस तरह से शिक्षण दें, ताकि वापस अगर लॉकडाउन हो, वापस हमें ऐसा अनुभव आए, तो तब बच्चे खुद से भी पढ़ाई कर सके। सुषमा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं इससे अद्वैत ने सही बात कही है, मुझे थोड़ा अलग पहलू इसको जोड़ने की आवश्यकता लगती है।
इस बात में हमें विश्वास होना कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं खुद सीख सकता हूं, और मेरे करने से भी ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान निर्माण होता है, काम करने से भी ज्ञान निर्माण होता है। वो ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं, यानी जिसे मेटाकॉग्निशन कहे, जो मैं कर रहा हूं उसमें हो क्या रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश जो बच्चा बेहतर तरीके से करता है, वह अपने अध्ययन की प्रक्रिया को एक थर्ड पर्सन के रूप में भी ठीक से देख पाता है। तो ये चीज जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चा समझ लेता है, उतना अच्छा वो लर्नर बनता है। तो वो नई तालीम कह लीजिए या कोई भी तालीम कहिएगा, अच्छे लर्नर को मेरी लर्निंग क्या हो रही है इस चीज, और मैं मेरे लर्निंग और खुद के लिए टारगेट्स तय करना, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू अचीव, कहाँ तक मुझे जाना है, पहले आगे मैं क्या सीखना चाहता हूँ, और मैं जो अनुभव ले रहा हूँ उससे मैंने क्या पाया है। और फिर कुछ तो ऐसी भी बातें होती हैं कि परिवार में एडोलेसेंट एज में आलस भी आता है, खेलने का भी कोई धुन भी होती है, तो उस धुन से भी बच्चे सीखते हैं। आलस आता है तो कुछ नया भी सूझता है, पर आलस कोई बहुत अच्छी चीज भी लगातार अगर रहे तो अच्छी चीज नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ एक पशु, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने सीखने की जिम्मेदारी उठाता है। और जिन परिवारों में इस तरह का जिम्मेदार कल्चर है, संस्कृति है, वहां पे बच्चे तेजी से उस दिशा में कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो थोड़ा सा कम शिक्षित परिवार हो तो भी सीखने के बारे में अगर महत्व है उस परिवार में, तो बच्चा तेजी से आगे जाता है। पर आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक स्थिति में बच्चा हो और परिवार हो, पर शिक्षा के बारे में उस तरह की एक भूमिका अभिभावकों की नहीं है, उस तरह की संवाद की प्रक्रिया नहीं है, तो उस परिवार में बच्चा भी शिक्षा की तरफ देखने का क्रिटिकल नजरिया जल्दी उसका बन नहीं पाता है। तो काफी कोशिश विद्यालय में शिक्षकों को, परिवारों को और बच्चे को खुद को इस प्रक्रिया में करनी पड़ेगी। और जितनी भी संभावनाएं हैं, जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों का रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से उपयोग करने की एक तैयारी बच्चों के मन में होनी चाहिए, और वो अगर कर सकते हैं तो बेहतर शिक्षा हो सकती है। धन्यवाद सुषमा जी। आई थिंक हमने काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे कवर कर चुके हैं, मुख्य मुद्दे, और मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये चर्चाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ने इस तरह की शिक्षा के बारे में और सोचना स्टार्ट करें। एटलीस्ट सोचने से एटलीस्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक्शंस पे आ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा ताई जी और अद्वैत जी हमारे मंच पे आने के लिए। और हमारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारा इस वीडियो देखा, और आपके इसके ऊपर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम हमारे लेवल पे तो एटलीस्ट चर्चाएं जारी कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी और अद्वैत जी हमारे मंच पे आने के लिए। आपको भी धन्यवाद ऋषिकेश, कि एक अलग नई तालीम का विषय आज के संदर्भ में रखने का मौका आपने दिया। हम भी यही चाहते जरूर। शुक्रिया।